हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस ईवीएस की क्लास में कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बुक से, वो क्वेश्चन करते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन रहते हैं आपके हैं और 15 क्वेश्चन वो रहते हैं शिफ्ट में एग्जाम पूछे गए, तो हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं आपके 15 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी तक जितनी भी शिफ्टें हुई थी, हर शिफ्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे हम अपनी क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग इस क्लास को सभी के पास में शेयर कर लीजिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लासें यहाँ पर चलती हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। क्या कह रहा है? त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी कितनी है? 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है, इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या थी? आपको ये बताना है, मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है क्या थी। तो सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए। और ये जो आज का पेपर है ईवीएस का 1 जनवरी में पूछा गया था, 1 जनवरी 2022 का पूछा गया था। 1 जनवरी 2022 का ये ईवीएस का पेपर है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए एक बार, क्या रहने वाला है? 54, 30, 27 या फिर 15? सभी लोग बताएंगे एक बार। देखिए इसको किस प्रकार से करना था। हमारा डिस्टेंस जो दिया है वो दिया है 2268। कितना दिया है? 2268 दिया है या फिर नहीं दिया, आप लोग देख लीजिए एक बार। अपान में क्या रखना था? अपान में टाइम रखना था, कितना है? 42 दिया है, 42 दिया है। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 21 से काट के देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 21 दूनी कितना होता है? 42 होता है। और यहाँ पर जब आप इसको काटोगे तो निकल के आएगा 21 एकम 21 और न जाने का 0 और ये 8, यानी 108 आया यहाँ पर। अब आपको इसको 2 से काटना है तो आएगा 54। कितना आएगा? 54 आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर है यहाँ पर निकल के आ रहा है मीटर पर सेकंड में हमें बताना था, यानी कि 54 इसका आंसर नहीं होगा। जबकि कई लोगों ने लगा दिया होगा 54, जबकि 54 क्या आ रहा है? किलोमीटर में आ रहा है 54। कितना आ रहा है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ रहा है, और हमें निकालना है मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? गुणा करेंगे 5 बटे कितने से? 18 से। कितने से करा जाता है? 5 बटे 18 से गुणा करते हैं। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 18 तियाँ 54। तो ये हो गया यहाँ पर 3, यहाँ से ये कट गया 18, तो बचा कितना? 5 तियाँ 15। कितना बचा? 15 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। जिनका आ गया होगा 15 मीटर पर सेकंड उनका सबका सही है। ऑप्शन नंबर 4 कितना आएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। आप लोग इसको देख लीजिए। 2268 बटे 42, इसको काटना था 21 से। 21 से जब आप इसको काटेंगे तो आएगा 108। ठीक है, फिर आप इसको 2 से काट देंगे तो आएगा 54। जो 54 आ रहा है ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है? हमें आंसर देना था मीटर प्रति सेकंड में। इसीलिए हम किससे भाग कर देते हैं? तो हम भाग कर देते हैं इसको हैं 5 बटे 18 से। जब 5 बटे 18 से भाग करेंगे तो हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। तो जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक एक शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे ईवीएस के, और यहीं से आपको जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे, अब की बार सीटेट ऑनलाइन एग्जाम पिछली बार भी हुआ था, अब की बार भी होगा। हो सकता है कि आपका एक एक क्वेश्चन मतलब क्लासों से आ जाए। जो हमारी 15 से 20 क्लासें होंगी, हो सके कि यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँ। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, देखिए दिया है कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। क्या कह रहा है? कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है 120 मीटर। कितनी दूर पर है? ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर पर है ओ। और फिर आगे वह ओ से बी पर जाएगा तो ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? आपको ये बताना है। सभी लोग इसका देखिए एक बार कर करके क्या आंसर आ रहा है, आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आए थे इस प्रकार के, तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग वीडियो को रोक करके एक बार निकाल के देखिए, कॉपी पेन लीजिए और आंसर दे दीजिए इसका क्या होगा सही आंसर। सभी लोग ट्राई करिए एक बार जल्दी जल्दी से। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हमें करना था। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए था इसमें? ये हो गया ए, क्या है? ए है।
ए जो है बी पर जाना चाहता है, लेकिन उसके पहले उसको कहाँ जाना है, ओ पर जाना है। ओ यहाँ पर हो गया ओ, क्या हो गया, ओ हो गया यहाँ पर। इसकी दूरी कितनी है, ओ की दूरी है यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर। कितनी है, 120 मीटर। यहाँ पर कर दीजिए 120। ठीक है। पश्चिम हमें पता है कि उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे की साइड में उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, राइट हैंड पर पश्चिम है और इधर पूरब है हमारे लेफ्ट हैंड पे। तो पश्चिम की दिशा में जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा कितना, 50 मीटर। कितना जाएगा, 50 मीटर जाएगा। तो यहाँ पे हो गया बी, क्या हो गया बी। अब हमें क्या बताना था, बी के सापेक्ष ए की दिशा। पहली बात तो यहाँ पे प्लस का निशान मार दीजिए। तो ये हो गया बी के सापेक्ष ए की दिशा। क्या हो गया, बी के सापेक्ष ए की दिशा। तो ये हो गई। ये क्या बन रही है दिशा, इधर उत्तर है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है और इधर पूर्व है। तो ये निकल के क्या आ रहा है, दक्षिण पूर्व निकल के आ रही है। कौन सी दिशा आ रही है नीचे की तरफ, दक्षिण और पूर्व निकल के आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन, दक्षिण पूर्व, ये तो कट गया, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अब दो में दिया है तो हमें ये निकालना है कि इन दोनों में से क्या होगा। सबसे पहले हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको हम 0 0 सबसे पहले काट देंगे। तो सबसे पहले 5 का कितना होता है, 25 होता है, और 12 का कितना होता है, 12 12 है 144 होता है, और 55 25 होता है। इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। कितना आएगा, 169 आएगा। तो 169 का जब आएगा तो इसमें 169 किसका वर्ग होता है, 13 का होता है। 13 तरह 169 होता है। तो जीरो हमने हटाया था, जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 130 मीटर दक्षिण पूर्व। क्या आएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। तो चलिए चलते हैं अपने 3 पर। अगर समझ में नहीं आया था तो आप वीडियो को रोकना और अपने आप करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाना इसको। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय आप जब इसमें यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सलाद के विषय में आपको सही कथन चुनना है। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है, सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन की वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तीसरा ऑप्शन है, स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है सही हो जाएगा। पहले तो आप उन ऑप्शनों को काट काट दीजिए जो आपको लग रहा है कि नहीं होगा। जैसे कि वनमानुष जैसा तो नहीं होता है, तो वनमानुष को आप काट दीजिए। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये दो ऑप्शन आप बिल्कुल ही देखते ही काट देंगे। बच गया अब ऑप्शन नंबर ए और 4। तो इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से ही हैं आपके। तो ये क्वेश्चन आया था आपका, देखिए सलाद के बारे में जानकारी दी गई है। दिया है, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। कितने घंटे, 17 घंटे वाला ऑप्शन देखिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया था, ये दिन में जो है वृक्ष की शाखा पर लटक के सोते हैं। इसमें घंटे नहीं दिया, तो पहला ऑप्शन गया कट। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, दिया है, सलाद भालू जैसे दिखते हैं दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। किया जाएगा, सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे तक जो है उल्टे लटक कर सोते हैं। ये देखिए दिया यहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छी क्लास है ये। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन जब भी मिल पाएंगी जब आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए सभी के पास में, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है ये सभी क्लासें बनाने के लिए। पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, फिर ये सब कटिंग लगानी पड़ती हैं, तब एक क्लास बन पाती है काफ़ी टाइम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। आपको बताना है कि जब किसी कपड़े के ऊपर हम दूध को डालते हैं तो मलाई कपड़े को पार नहीं कर पाती, कपड़े के ऊपर ही रह जाती है। तो यह पृथक्करण की कौन सी प्रक्रिया, आपको ये बताना है, ऐसा क्यों होता है। पहला ऑप्शन है निस्यंदन, दूसरा ऑप्शन है चालन, तीसरा ऑप्शन है अवसादन, चौथा ऑप्शन है निस्तारण। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही और सटीक आंसर क्या रहने वाला है। यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लोग नए उनको बता दें। इसमें हम कर रहे हैं अपने 1 जनवरी के आज क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 1 जनवरी 2022 को क्वेश्चन पूछे गए थे ईवीएस के 15 क्वेश्चन। इसमें पेडागोजी सम्मिलित नहीं की गई है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम ईवीएस के 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट के कर रहे हैं यहाँ पर।
तो इसका जो सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। लिखा है निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इसमें पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो पृथक करने की क्रिया यहाँ पर पूछा गया था क्या है, तो यह होती है निस्यंदन। क्या होती है? निस्यंदन विधि। यानी इसका अगर ऑप्शन नंबर हम लोगों ने ए किया था, ऑप्शन नंबर 1 अगर आप लोगों ने किया है फर्स्ट, क्या हो जाएगा? निस्यंदन विधि कहलाता है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने किया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर अगर कहीं पर जमीन दी गई है तो वो 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर के, तो 10.7 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, आपको ये निकालना था इसमें। तो आपको करना क्या था, आपको करना था 110 गुणे 10.7 सेंटीमीटर। आपको ये गुणा करोगे तो आ जाएगा निकल के 1177। कितना आएगा? 1177 1177.0 आएगा निकल के। लेकिन आपको किस में इसमें कन्वर्ट करना था? किलोमीटर में। दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम कितनी हो जाएगी, आपको ये निकालना था। तो जब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1177.0 को, तो 3 के बाद 0 लगाना था इसमें। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर दिया था 1177 मीटर, यानी कि 1000 जब हम अलग करेंगे पॉइंट लगा करके तो बचेगा 177 मीटर, यानी 1 किलोमीटर और 177 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.177 मीटर। जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका आ जाएगा बिल्कुल सही। करना कैसे था आपको? 110 गुणे 10.7 सेंटीमीटर का जब आप करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 3 राज्यों का वह समूह में से कौन सा है जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है? वह इनमें से कौन सा समूह है 3 राज्यों का? सभी लोग आंसर करेंगे कि 3 राज्यों का वह कौन सा समूह है इनमें से। जो ऑप्शन है जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी से, तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश किस साइड में भारत के नक्शे में, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा, पश्चिम साइड में, जबकि बंगाल की खाड़ी है पूरब साइड में। तो पश्चिम और पूरब का कोई मेल नहीं है, तो महाराष्ट्र तो गया कट इसमें से। दूसरा है उड़ीसा केरल, केरल किस साइड में है? अपोजिट साइड में है, तो केरल भी कट गया। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तीनों जरूर है पूरब साइड में। किधर है? पूरब साइड में है। लेकिन चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी दे दिया पहले केरल और कर्नाटक, ये दोनों ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं इनकी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। देखते हैं मैप में, ये रहा उड़ीसा, ये रहा आंध्र प्रदेश और ये रहा तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी। तो बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि उड़ीसा की भी सीमा लग रही है, आंध्र प्रदेश की भी लग रही है, तमिलनाडु की भी लग रही है। जबकि महाराष्ट्र इस साइड में देखिए, कर्नाटक और केरल, इनकी सबकी अरब सागर में सीमा लग रही है। इसीलिए ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए थे, ये बिल्कुल अपोजिट साइड में थे। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया था उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने वन हैं? मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में खड़े हैं, तो आपको इसमें बताना था कि किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा घने वन पड़ेंगे मध्य प्रदेश के सापेक्ष। ठीक उत्तर में, ठीक पूरब में, ठीक पश्चिम में, या फिर दक्षिण और पश्चिम में। क्वेश्चन आपकी ईवीएस की बुक से ही आया था। देखिए इस प्रकार से, ये आपकी ईवीएस की कक्षा 5 की बुक में दिया गया है क्वेश्चन। इस प्रकार से मैप बना है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश। ये देखिए आप लोग, ये है मध्य प्रदेश पूरा, ये मध्य प्रदेश है। नीचे जब आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, हम देखिए नीचे देखेंगे जब, ये देखिए नीचे आइए, यहाँ पे आप लोग जब ध्यान से देखेंगे दिया है, देखिए ज़्यादा घने जंगल। ऊपर साइड में देखिए एक बिंदी रखी है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि जहाँ पे ज़्यादा घने जंगल होंगे वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक रहेगा ज़्यादा, और जहाँ पे कम है वहाँ पर ग्रीन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर हैं? अब इसका आप लोग इसमें से देखिए, तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर हैं? देखिए एक तो हो गया ये छत्तीसगढ़,
दिख रहा है हमें डार्क डार्क। एक तो हो गया उत्तराखंड, यहाँ पर भी दिख रहा है। ये हो गया सिक्किम, ये हो गया झारखंड, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो अब आप लोग देख करके बताइए कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए और इसके सापेक्ष हमें बताना है। क्या बताना है? इसके सापेक्ष जो है हमें बताना था। तो यहाँ पे मार दीजिए प्लस का निशान और इसके सापेक्ष जब आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यानी कि उत्तर और पूर्व में आएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा जंगल यहीं पे दिख रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा घने जंगल कहाँ दिख रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए पूरा का पूरा घना जंगल ही है और ये पड़ रहा है इसके उत्तर और पूरब में। कहाँ पड़ रहा है? उत्तर और पूरब ये आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2। उत्तर पूर्व में जब आप चलेंगे तो आएगा अरुणाचल प्रदेश और यहीं पर सबसे घने जो है जंगल देखने को हमें मिल रहे हैं मध्य प्रदेश के सापेक्ष। तो इसका अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया था तो बिल्कुल सही हो गया था। कठिन क्वेश्चन था थोड़ा सा, सबका अधिकतर गलत हो गया था। बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था 1 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था इस शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई क्या है? जिन लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में, क्योंकि शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क होता है। कोई रुपया नहीं लगता है, कोई टाइम नहीं लगता है, बस ज़रा से वीडियो को रोकना होता है और शेयर के ऊपर क्लिक करिए और व्हाट्सअप, फेसबुक जहाँ भी आपके ग्रुप है वहाँ पर भेज दीजिए एक बार। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका आंसर दे दीजिए एक बार क्या होगा। कई जगह आपने लिखा देखा हुआ कि 8,848, इतना आप लोगों ने देखा होगा मीटर। ये कई सारे मैप के ऊपर भी ये दूरी दी गई है, लेकिन हमें जो हमारा ये चैप्टर है यहाँ पे लिखा है कि ये देखिए लिखा है 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। क्या है? 8,900। एनसीईआरटी की बुक में कितना दिया गया है? 8,900। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं 8,900 का है। तो इसके आसपास का ऑप्शन इसमें माना गया था, ये वाला सही माना गया था। 8,850 मीटर माना गया था इसमें। जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा माना गया था? 8,850। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 इसका सेलेक्ट किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर माना गया था। जबकि आपके अगर बुक के हिसाब से भी देखेंगे तो 8,900 मीटर है इसमें। एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें 8,900 मीटर ऊंची चोटी दी गई है इसमें, जबकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था और एनसीईआरटी ने 8,850 मीटर माना था इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है टूटता तारा होता है कोई? तारा, धूमकेतु, उल्कापिंड या फिर क्षुद्र ग्रह। तो बताइए टूटता तारा क्या होता है? तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का होता है, फिर क्षुद्र ग्रह होता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पर, जो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और आपके सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी शिफ्टों के क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और देखिए आंसर कहाँ से आया था। ये आपका देखिए ईवीएस की बुक से आया था। लिखा है टूटता तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जलने लगता है, फिर जल जाता है। तो टूटता तारा क्या होता है? उल्कापिंड होता है। क्या होता है? उल्कापिंड होता है। तो यहाँ पे पूछा गया टूटता तारा यानी कि उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड होता है। ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया था बिल्कुल सही हो जाएगा उल्कापिंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक वृक्ष होता है खेजड़ी के, कौन सा होता है? खेजड़ी एक वृक्ष होता है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए उनको पढ़िए और सही आंसर आपको देने हैं। इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले दिया है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। चौथा ऑप्शन है इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा ऑप्शन है इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो इन 5 ऑप्शनों में से बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो खेजड़ी के वृक्ष के बारे में सही जानकारी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। तो सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बताना लास्ट में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 15 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कर पाए थे बिल्कुल सही सही। देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था। क्वेश्चन आया था आपके एनसीईआरटी बुक से। लिखा है खेजड़ी या रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, इसकी पत्तियाँ
वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो ये हो गया खिजड़ी का वृक्ष। अब देखते हैं आगे। पहला था यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बी वाला पढ़िए। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बी भी सही है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसको हम काट देते हैं फिलहाल। डी देखते हैं। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीट का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। ई वाला, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत है इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ए, बी और डी। क्या हो जाएगा? ए, बी और डी जो ऑप्शन है इसके बिल्कुल सही है, ए, बी और डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिन लोगों ने ए किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और उन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया है? तो आपको बताना है लद्दाख, असम, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार, क्या सही होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से और आंसर कर दीजिए सभी लोग, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन आया था, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूं, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, मैं बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ही पड़ती है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवार बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट वहाँ से उठा लिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अधिकतर लोगों ने इसका सही आंसर कर लिया होगा और एग्जाम में भी अधिकतर लोगों ने इसका सही आंसर कर लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया बिल्कुल सही है उनका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन को चुनना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। कोई हाथी जो वयस्क होता है वो एक दिन में 2 कुंटल से अधिक झाड़ियाँ या फिर पत्ते खा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी होता है। चौथा ऑप्शन है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो बताइए इनमें से सही कौन सा रहेगा ऑप्शन। सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन आपका आया था साइंस की बुक से। कहाँ से आया था? साइंस की बुक से क्वेश्चन आया था ये। देखते हैं क्या दिया गया। दिया है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यहाँ पे दिया है 200 किलो। कितना दिया है? कोई वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। आगे देखते हैं। आगे है, हाथी बहुत कम आराम करता है या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। यहाँ पे दिया गया है, अत्यधिक भारी होने के कारण हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। तो हमारा ये भी हो गया गलत। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम आराम करते हैं हाथी। अधिकांश हाथी औसतन 9 से 10 घंटे सोते हैं, तो ये गलत है। कितना सोते हैं? 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन तो अपने आप कट गए। बच गया जो सही है वो तीसरे वाला, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार 200 किलो तक हो जाता है। ये ऑप्शन इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा सही था? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 आपको जो है वो सही इस प्रकार से करना था कि आपका जो चैप्टर दिया है वहाँ पर तीसरे का कोई मतलब कि कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया था, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से काट लेना था। ये 3 ऑप्शन गलत थे। जैसे कि हाथी 2 कुंटल से ज़्यादा पत्ते खाता है, ये गलत था। इसमें था अधिकांशतः आराम करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम, ये भी गलत था। नीचे दिया है 9 से 10 घंटे आराम करते हैं, ये भी गलत था क्योंकि 3 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। तो सिर्फ एक ऑप्शन सही बच गया था जो हमें सही चुनना था। वो था कि हाथी के जो बच्चा होता है उसका 3 महीने का जब होता है तो उसका वजन 200 किलो तक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने इसका किया है सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समूह को चुनिए। एक समूह को आपको चुनना है जिसका प्रयोग पुनः किया जा सकता है। आपको इसमें यह बताना है ऑप्शन किस प्रकार से इसमें दिए हैं। आपको इनमें से ऐसे समूह को चुनना है जिनका प्रयोग मतलब कि रिसाइकल होने के बाद में फिर से किया जाता है। रिसाइकल का मतलब आप जानते हो ना कि एक बार किसी चीज़ को गला करके दूसरी चीज़ को बना दिया जाता है।
तो इनमें से आपको उन चीज़ों को चुनना है। ऑप्शन दिए गए हैं जिनको रिसाइकल करके पुनः उनसे कोई नई चीज़ बनाई जाती है, ऐसे समूह को चुनना है। समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल और बैटरी। तीसरा ऑप्शन है लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डब्बा। चौथा ऑप्शन है चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक, फूलदान और चादरें। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम रिसाइकल करके नया आइटम बना सकते हैं? सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन आया था आपकी साइंस की बुक से। यहाँ पे देखिए दिया है, कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते हैं? पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं और जो कुछ प्लास्टिक होती है वो भी जो है विघटित नहीं होते हैं। तो हमें अब ऑप्शन काटना है, जैसे कि यहाँ पे आ गया पॉलीथीन बैग, इसको काट दीजिए। नीचे आ गया प्लास्टिक बोतलें, क्योंकि इसमें लिखा है, देखिए यहाँ पे आराम से पढ़िए, सभी प्रकार के प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। और हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसका चक्रण हो सकता है फिर नहीं हो सकता, इसीलिए हमको इसको काट देना था। तीसरा ऑप्शन है लोहे की कील, लोहे को गलाया जा सकता है, कांच की बोतल को भी गला सकते हैं, स्टील मग को भी गला सकते हैं, गत्ते को भी गला सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर दिया था प्लास्टिक, तो इसीलिए इसको हमने काट दिया। इसका ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया था उनका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है नोट उसके अनुसार जो है बिल्कुल हम लोगों ने सही किया है इसको, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि लोहे की कील गल सकती है, कांच की बोतल भी गल जाती है, स्टील और मग, स्टील का जो मग होता है वो भी गलता है और गत्ता भी गल जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। आपको ये बताना है कि एक छात्र अपना परिचय दे रहा है, तो उसके कथन पर आपको विचार करना। लिखा है, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? आपको ये बताना था यहाँ पर कि एक छात्र है, वो अपने बारे में कुछ परिचय दे रहा था। उसने ये बताया किस जगह से आया हूँ जहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि वह छात्र कहाँ से आया हुआ है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है केरल, तीसरा है कश्मीर, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार अपना। सरसों के तेल में बनी हुई मछलियाँ कहाँ पर खाई जाती हैं? आपको ये सोचना था इस क्वेश्चन में। जिन लोगों का दिमाग पहुंच गया होगा सही जगह पर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कश्मीर के लोग जो हैं सरसों के तेल में बनी हुई मछलियाँ खाते हैं। ये देखिए कटिंग हमने लगा रखी है आपके लिए। लिखा है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। कहाँ पर? कश्मीर में जो है सरसों के तेल में बनी हुई मछलियाँ खाई जाती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, कश्मीर। जिन लोगों ने किया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन, मिलान करना है आपको कॉलम 1 का और कॉलम 2 से। लिखा है, छोले भटूरे, नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका। तो हम लोगों ने ये बहुत बार पढ़ लिया है कि नारियल डली करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ पर खाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका। सरसों के तेल में बनी हुई पकी हुई मछली, अभी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं बिल्कुल अभी अभी, ये हो जाएगा कश्मीर। नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ पर खाई जाती है? ये खाई जाती है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। यानी इसको मिला दीजिए एक के साथ। नारियल डली करी के साथ टेपियोका कहाँ पर खाया जाता है? ये खाया जाता है केरल में। कहाँ पर खाया जाता है? केरल में खाया जाता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सामने इसको मिला दीजिए। जो पहला ऑप्शन है छोले भटूरे वाला, छोला भटूरा कहाँ खाया जाता है? पंजाब में खाया जाता है। तो इसको आप लोग आसानी से मिला सकते थे। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिए आप लोग एक बार, और अपने आप मिलान भी आप लोग इसका कर सकते हैं कि नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका केरल के लोग खाते हैं। दूसरा था सरसों के तेल में बनी पकी मछली जो है ये कहाँ पर खाई जाती है? कश्मीर, अभी हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। नारियल के तेल में बनी पकी मछली कहाँ पर खाई जाती है? गोवा में। और छोले भटूरे कहाँ पर खाए जाते हैं? पंजाब में। कुछ हमने कटिंग लगाई है, उनको देखते हैं, वहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लिखा है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे, बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। कहाँ पर है? लिखा है केरल। तो हम लोगों ने यही इसका मिलान किया था। देखिए, नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका केरल में ही हम लोगों ने मिलान किया था। तो ये हमारा हो गया सही। इसके बाद दिया है,
कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करती हूँ। तो ये भी इसका सही हो गया, हम लोगों ने कश्मीर ही मिलान किया था। ये देखिए, सरसों के तेल में बनी हुई मछली क्या मिला था? कश्मीर। तो अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है, एक बार हम गोवा गए, वहाँ हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माने का अरे या तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है। गोवा में नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया था आपका कि नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ पर खाई जाती है? गोवा में खाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका मिलान कर लिया। पंजाब वाला जो है ये आपका शायद हिंदी की बुक में दिया था, इसीलिए कटिंग हम लगा नहीं पाए अभी, लेकिन हमें पता है कि छोले भटूरे कहाँ पर? पंजाब के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 2022 1 जनवरी को जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन किए हैं। आप लोग बताना कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों के पास में। मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।